डीडीसी चुनाव में इस वक्त का अपडेट आपके सामने प्रस्तुत कर दी। डीडीसी चुनाव में अब तक 72 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए, वहीं गुपकर समूह 13 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है, लेकिन अन्य के खाते में 35 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। यह अपने आप में बताती है कि किस तरह से डेवलपमेंट काउंसिल के इस चुनाव में एक अलग तस्वीर उभर कर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके आधार पर गुपकर समूह को शायद उतना समर्थन नहीं मिल पाएगा। ये बात इसके साथ साथ गौर करने वाली है कि गुपकर समूह का यह कहना था कि प्रमुख तरीके से वो सामने आकर बहुत ज्यादा प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से प्रचार हुआ और जिस तरह से मतदान की प्रक्रिया हुई, तकरीबन 50% या उससे भी ज्यादा लोग बाहर निकल कर आए। औसत में कुछ जगहों पर 60 या 65% मतदान भी हुआ, जो बताता है कि जम्मू कश्मीर के इस पूरे यूनियन टेरिटरी में लोगों ने लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया में एक बार फिर पूरा विश्वास सामने रखा। और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि जिस तरह से इस बार डेवलपमेंट काउंसिल के इन चुनावों को अंजाम दिया गया, हिंसा की खबरें न के बराबर आईं। यह प्रस्तुत करता है कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिशों के बावजूद जम्मू कश्मीर के इन चुनाव में कहीं भी किसी तरह से कोई पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस दिखाई नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शहनवाज जी, तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का वक्त आपने जम्मू कश्मीर में बिताया और अभी भी आप चहलकदमी कर रहे हैं, तो ये चहलकदमी क्या बता रही है साहब? देखिए, ये बड़ी खुशखबरी है पूरे देश के लिए जी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत की जीत हो रही है। ये जमहूरियत के लिए चुनाव था, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है। जिस तरह लोगों ने वोट दिया है, जिस तरह लोग इस चुनाव में सामने आए हैं, जिन्होंने ईमानदारी से वोट किया है, जम्मू कश्मीर में बहुत दिनों के बाद ऐसा चुनाव देखा गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों ने जिस तरह से वोट किया, जश्न के साथ वोट किया। 30 साल बाद इस तरह की वोटिंग हुई है और इंडिया टीवी हर जगह मौजूद था, उसने देखा। मैं पूरे इलाके में भी जहां गया, जनता के अंदर जोश था, जनता को अंदर एक ही बात थी कि डेवलपमेंट होना चाहिए। जबकि गुपकार गैंग के लोग कभी कहते थे कि चाइना को बुलाएंगे, कभी कहते थे पाकिस्तान से बातचीत करो, लेकिन हमने ये पूरा चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही लड़ा। और डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हुए मैं कह सकता हूँ कि लोगों ने डेवलपमेंट के लिए वोट किया है और बड़ी तादाद में हम जम्मू में तो जीतेंगे ही, क्योंकि वो हमारा गढ़ है और वहाँ हम स्वीप करेंगे। लेकिन कश्मीर वैली में भी मैं आपको कह सकता हूँ कि कश्मीर वैली में भी जहाँ हम 1% और 2%, पिछले लोकसभा में 2.9% मैक्सिमम वोट मिला, इस बार वो परसेंटेज और बढ़ेगा। हम बड़ी ताकत से जम्मू कश्मीर में अपना वोट परसेंटेज बढ़ाएंगे। एमएलए, विधायक और सांसद में कभी हमने खाता कश्मीर वैली में नहीं खोला, लेकिन इस बार हम आपको कहना चाहते हैं कि हम 80 सीट तो वैली के अंदर लड़ रहे हैं और वैली के अंदर जो सीटें हैं उसमें हम खाता भी खोलेंगे, हमारा वोट परसेंटेज भी बहुत आगे बढ़ेगा। और हमने 80 के अलावा करीब 40 सीटों पर निर्दलियों को समर्थन कर रखा है और उन सीटों पर भी हमारे नतीजे, जो अभी रिपोर्ट मुझे आ रही है, मैं कश्मीर वैली से जुड़ा हूं क्योंकि मोबाइल और स्काइप से जुड़ा हूं आपसे, इसलिए थोड़ा फ्रेम हिल भी रहा होगा। लेकिन मैं आपको ये जिम्मेदारी से कहूं कि जम्मू कश्मीर ने एक संदेश दिया है कि हाँ, अमन अमान है, शांति है। तो शहनवाज जी, जरा ये समझाइए कि ये जो अन्य का खाता कश्मीर में जो बढ़ रहा है, जो कि अच्छा खासा है, क्या ये अन्य दरअसल वो लोग हैं जिनको आपने समर्थन दिया हुआ है, या ये वो लोग हैं जो आपके विमुख हैं? नहीं, जो अन्य हैं, मैंने पहले कहा कि वैली में, देखिए जम्मू रीजन की बात अलग है। जम्मू रीजन में हम पहले भी जीतते रहे हैं और इस बार भी अच्छी सफलता वहां प्राप्त करेंगे। लेकिन मुझे कश्मीर वैली में, क्योंकि मैं वैली के अंदर ही मेरी जिम्मेदारी थी, और इसमें मैं आपको कहूं कि हम 80 पे लड़े हैं और बाकी पर हमने बहुत सी सीटों पर समर्थन किया। तो जो अन्य हैं, जो वैली से अन्य आएंगे, वो समझिए कि हमारे समर्थित हैं, जिनको हमने सपोर्ट किया है। और यहाँ पर जो हमारी ताकत का एहसास ही तो गुपकार गैंग को था, इसलिए अकेले लड़ने की बीजेपी से उनकी हिम्मत नहीं थी। इसलिए कहते हैं ना, बीजेपी के आंधियों से इस तरह घबराए ये लोग, जो पैर खोखले थे वो आपस में लिपट गए। तो ये लिपट गए हैं आपस में, लेकिन निपट भी जाएंगे। जनता यहाँ के जानती है, इनकी हिम्मत नहीं हुई कि जाके प्रचार करें। हम और आप बहुत लंबे अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। भागलपुर के चुनाव और उसको किस तरीके से मैनेज करना आपसे बेहतर बहुत कम लोग जानते हैं। ये बताइए कि एक उत्तर भारतीय राज्य का एक चुनाव और कश्मीर वैली का चुनाव, रणनीति के आधार पर कितना फर्क होता है? क्या क्या आपने अलग सोचा?
देखिए, मैं अजय जी इंडिया टीवी पे मैंने कई बार यहाँ से बात की है और कई मीटिंग भी आपने जी। कवर किया है, क्योंकि आपने इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया। ये डीडीसी का चुनाव है जिस पर पूरे दुनिया की नज़र थी, जनता यहाँ वोट डालने आई, यही बहुत बड़ी बात है। और पहले भी ये चुनाव होता था और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस चुनाव के अंदर मैंने एक चीज़ देखा कि लोगों के अंदर जो अन्य राज्य में, यूपी बिहार में या नॉर्दर्न इंडिया में जो चुनाव होता है, उस चुनाव के मुकाबले यहाँ के अंदर बड़ी भूख थी। जैसे ये कहते हैं कि बहुत दिनों से वोट नहीं डाला था, इतनी जब भी वोटिंग होती थी, आप जानते हैं कि बड़ी कम परसेंटेज में कश्मीर वैली में वोटिंग होती थी, लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ा, लोग बड़ी तादाद में आए और लोग निडर होकर आए। क्या है कि जो आतंकवादी हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, जो पाकिस्तानी तत्व हैं, वो तो चाहते थे कि लोग वोट डालने नहीं जाए। सिर्फ 2 जिला पुलवामा और शोपियां जिला है जहां पर थोड़ी वोटिंग कम हुई होगी, लेकिन ज़्यादातर ज़िले में जो है वो वोटिंग बहुत अच्छी हुई है। और यूपी बिहार में जो चुनाव होता है, मैंने तो देखा कि वैसा ही चुनाव है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी पार्टी ने भी कहा था कि आपको जहां तक जा सकते हैं जाएं, लेकिन मैं पूरी ताकत से गया और मैंने तो कहा कि जो महबूबा मुफ्ती कहती थी कि भारत का तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, मैंने उनके घर के सामने ही बिज बिहारा में जाकर भारत का तिरंगा भी लहराया और कश्मीरी जवानों ने वहां पर तिरंगा और बीजेपी का झंडा भी लहरा कर दिखा दिया। तो जहां की आवाम अब नरेंद्र मोदी जी के जो डेवलपमेंट प्लान है उसी के साथ है, क्योंकि कोरोना में किसने साथ दिया? मोदी जी ने। अकाउंट में कौन पैसा दे रहा है? मोदी जी दे रहे हैं। और अभी तो पूरे राज्य को आयुष्मान भारत वाली योजना से कवर कर रहे हैं। ये पहला राज्य है जहां एक भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सब इससे पूरी तरह कवर हो रहा है। जो प्रधानमंत्री जी 26 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम भी यहाँ पर कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल का भी शिलान्यास कर रहे हैं। तो लोगों को मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी से कितना प्यार है। मैंने इतना प्यार देखा, ये जो वोटिंग हुई है, ये इजहार मोहब्बत है नरेंद्र मोदी जी के लिए। इसी पर जरा और चर्चा करते हैं, क्या वाकई में इजहार मोहब्बत है? आनंद जी, जिस तरह से अभी शहनवाज जी अपनी तजुर्बे को हमारे सामने रख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत आज जम्मू कश्मीर में भी इतने बड़े पैमाने पर है कि एक ज़माने में वाजपेयी जी के बारे में कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर का अगर कोई एक एम्बेसडर है तो वाजपेयी। आज शायद वो या उसके बराबर की छवि या उससे ऊपर की छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं अजय। आप देखिए, धारा 370 को वहाँ से अलग करना ये बहुत ही दुस्साहस का काम था। इसमें जो पॉलिटिकल विल की ज़रूरत थी वो मुझे लगता है कि शायद सिर्फ मोदी जी के पास थी, जिस विल से उन्होंने इसको अलग किया। इसके सिवा एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा, जो शहनवाज जी बोल रहे हैं कि बड़ा लोगों में उन्होंने उत्साह देखा। देखिए, इसकी एक तकनीकी वजह भी है, हमको समझना चाहिए अजय यहाँ पे, कि अब वहाँ पे विधानसभा के चुनाव कब होंगे ये अभी कहा नहीं जा सकता। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि अब वहाँ पे सबसे पहले डिलिमिटेशन होना है, परिसीमन होना है। परिसीमन में कितना समय लगेगा, क्या वक्त होगा, कहा नहीं जा सकता है। इसलिए वहां की जो लोकल पार्टीज थी उनके लिए भी ये एक बड़ा मौका था। उन्होंने कहा विधानसभा चुनाव, इसीलिए आपने देखा होगा कि इस बार इसमें बड़े बड़े नेता जो वहां के लोकल के कुछ एकाध केंद्रीय मंत्री हैं, वहां के विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट में, वो तमाम लोग यहां पे इस बार किस्मत आजमा रहे थे। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी पूरा उत्साह था कि विधानसभा चुनाव अभी अनसर्टेन है, कब होंगे क्या होंगे कह नहीं सकते हैं। और लोगों को भी लगा था कि 370 हटने के बाद ये हमारे पास पहला मौका है। इसके सिवा एक बात जो हम लोग सब भूल रहे हैं, हम सुबह से चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, जिन शरणार्थियों को यहां पे इस बार वोट डालने का मौका मिला उनकी संख्या भी बड़ी थी। वो संख्या एग्जैक्ट क्या होगी शायद शहनवाज जी बता पाएंगे, लेकिन शायद वो 1.5 लाख के आसपास ऐसे शरणार्थी थे जिनको पहली बार इस बार वोट डालने का मौका मिला, जिनको अभी तक रिफ्यूजी बोला जाता था। पाकिस्तान से आए, पाकिस्तानी हैं ये लोग, तो चाहे वो वाल्मीकि हों, चाहे गोरखा हों, चाहे दूसरे लोग हों, तो उनको मौका मिला था। तो मुझे लगता है, और तीसरी बात जो हमको देखना पड़ेगी कि लोकल पार्टीज के लिए बीजेपी की एंट्री रोकने का एक बहुत बड़ा मौका था। इसीलिए देखिए इन्होंने हाथ मिलाया। मैं इम्तियाज भाई से भी जानना चाहूंगा कि बीजेपी ये बोल रही है कि इन्होंने जो लोकल पार्टीज थी गुपकार बना लिया, बीजेपी को रोकने के लिए एक साथ कागज पे तो आ गए, लेकिन जब उनके लोकल इंटरेस्ट उन्होंने देखे तो वो शायद जमीन पे, वो धरातल पे वो एक साथ नहीं आ पाए, इसलिए शायद कोई कॉमन रैलीज भी उन्होंने नहीं की हैं। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी हो, चाहे लोकल पार्टीज हो, चाहे वहां के नेता हो, चाहे वहां की जनता हो, इनके सबके लिए एक बड़ा मौका था। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा मौका था। इलियास जी, मैं आ रहा हूं सर, एक मिनट शहनवाज साहब। इलियास जी, जरा ये बताइए कि अभी शहनवाज जी ने कहा कि ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो इंडिपेंडेंट हैं,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको अपना समर्थन दे रही। अगर ऐसे इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की संख्या भी अच्छी खासी निकल आती है घाटी में, तो फिर यह कहना तो गलत नहीं होगा ना कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ घाटी में अच्छे तरीके से बना रही। देखिए, शहनवाज जी ने तो ये बता दिया कि हमने 40 से ज्यादा उम्मीदवार जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उनको समर्थन किया है, बट अगर उनको समर्थन किया है तो ओपनली उनको कहना चाहिए था, लोग उनको बीजेपी के मैनिफेस्टो पे तो वोट डाल देते। देखो, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक अलग मैनिफेस्टो लेके लोग के पास जाते हैं, उसके बाद हम वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के बीजेपी के साथ या किसी दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिलाता है, तो उसका श्रेय हम जो बीजेपी को या दूसरी पार्टी को दे नहीं सकते। मैं समझता हूं कि जिन 80 सीटों पर भाजपा ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, उन 80 सीट्स में नतीजे जो हैं वो देखने वाले हों। बाकी 40 सीटों की तो आप बात ही छोड़िए। लेकिन ये तो आप मानेंगे ना, देखिए चुनाव एक शतरंज का खेल है, एक रणनीति होती है। और ये खेल जो है, इस खेल को आप कितनी बखूबी खेल सकते हैं। कब आप सामने आते हैं, कब आप जरा पीछे से साइड में खड़े होकर आगे बढ़ते हैं, तो ये तो खेल होना चाहिए ना। ये इसी को तो प्रतिस्पर्धा कहते हैं। उम्मीदवार जो है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है, वो बीजेपी बैक्ड सच में ऐसा नहीं है। वो तो आगे नतीजे आने के बाद ही पता चल जाएगा ना। अभी अच्छा, तो चलिए, तो आपसे ये पर्दा भी अभी हटवा देते हैं। शहनाज भाई, जरा बताइए ऐसे कितने उम्मीदवार हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जिनको आपने परोक्ष या अपरोक्ष तरीके से मदद दी है? देखिए, यहाँ मंजूर मीर साहब भी खड़े हैं जो इंडिया टीवी के आपके यहाँ रिपोर्टर हैं जी। कहीं पर मैंने ये पीडीपी एनसी का एक जगह झंडा मैंने अकबर लोन के इलाके में देखा, हर जगह बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। हम हर जगह वहां पर सभा हमने की। ये लोग घर में बैठकर चुनाव लड़ रहे थे, समझ रहे राजा हैं, ये जो आदेश कर देंगे जनता मान जाएगी। हम तो प्रजा की तरह लड़े हैं, हम तो जनता के बीच में गए हैं, मोदी जी का संदेश दिया है, लोगों को यकीन उनसे है, उनको पता है ये लोग तो अपना मुकदमा लड़ने के लिए, अपनी दौलत बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम तो जनता के लिए लड़ रहे थे। और बहुत सी जगह ये देखिए, मैं बहुत बड़ा दावा करने वाला नहीं हूं, मैंने पहले ही, आप जानते हैं अजय जी, मैं बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि जब यहाँ पर हम चुनाव के मैदान में आए तो हमारे तो वर्कर, कितने वर्कर हमारे शहीद हुए। एक बंदीपुरा में तो हमारे वसीम बारी 3 का 3 मेल मेंबर मार दिया गया। हमारे कई 3 वर्कर गाड़ी में आ रहे थे, उनकी हत्या हो गई। बीजेपी में काम करना कोई आसान काम समझते हैं क्या? आग का दरिया है, डूब के जाना है। हमारे जहां जहां वर्कर थे, हर जगह हमने झंडा लहरा दिया, मीटिंग कर ली। मंजूर साहब इस बात के गवाह हैं, आपके इंडिया टीवी। तो चलिए अब यही मंजूर साहब से पूछ लेते हैं। मंजूर इस वक्त हमारे साथ हैं। मंजूर, ये बताइए कि जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने परोक्ष तरीके से नहीं, लेकिन साथ में खड़े होकर या शायद थोड़ा पीछे हटकर समर्थन दिया, इन लोगों की संख्या कितनी हो सकती है और ये नतीजों को कितना आप तब्दील कर सकते हैं? मंजूर। देखिए अजय, जैसे जैसे अब रुझान आना शुरू हो चुके हैं, एक बात तो साफ है कि ये मुकाबला बीजेपी वर्सेस पीएचडी है। और जो अन्य जो उम्मीदवार है, जो एक बड़ी पार्टी बनकर अब सामने उभर रहे हैं, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, उनकी एक अहम भूमिका इन चुनावों में देखने को मिलेगी काउंटिंग के बाद। लेकिन एक बात तो साफ है कि जितने इलाकों में हमने लोगों से बात की, वो बदलाव ज़रूर चाहते थे और उन्होंने अपने दम पर जो है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, उनको वोट किया था। इस हिसाब से जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की एक अहम भूमिका रहेगी। और बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया कि वो सिर्फ 80 सीटों पर जो है कश्मीर वाली में चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी समर्थन जो है अन्य कैंडिडेट्स को दिया है, तो उनकी एक अहम भूमिका रहेगी। लेकिन देखना यही होगा कि बीजेपी अपने दम पर कितनी सीटें हासिल करती है। अगर वो 3 से 4 भी होती है और कश्मीर में वो खाता खोलते हैं, तो बीजेपी के लिए वो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बिल्कुल देवेंद्र, इसमें तो कोई शक नहीं है कि शहनवाज जी ने अपना बहुत कुछ दांव पर लगा दिया है। शहनवाज जी अभी हमारे साथ हैं, अभी दिल्ली में बैठे ही सही, लेकिन आपके हिसाब से इस बार कश्मीर से कितनी खुशखबरी भारतीय जनता पार्टी के लिए आ सकती है? शहनवाज जी के लिए जरा दिन कैसा रहेगा, आप ही बताइए। लेकिन नंबर्स की अगर बात कर लें तो नंबर्स के लिहाज से निश्चित तौर पर कोई बहुत ज़्यादा चमत्कारिक परिणाम की उम्मीद नहीं कर रही है। बीजेपी के आला नेता भी वो उम्मीद नहीं कर रहे हैं। लेकिन नंबर से परे अगर जाकर देखें तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जीत इस बात की है कि धारा 370 हटने के बाद अगर पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ, उसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, तो वो बीजेपी के लिहाज से एक बड़ी सफलता है। केंद्र सरकार का जो फैसला है उस पर अगर मुहर लगता दिख रहा है। दूसरी चीज़, कांग्रेस का प्रदर्शन इतना ज़्यादा फिसड्डी रहेगा कि राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से बीजेपी उसे भी बहुत ज़्यादा चमकाएगी कि देखो कांग्रेस के
तुलना में बीजेपी कितना आगे है। हालांकि जम्मू के क्षेत्र में निश्चित तौर पर बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। कश्मीर में पहले भी क्योंकि बहुत खराब स्थिति थी, अब बीजेपी वहाँ पे अपने पांव मजबूत कर रही है, तो कोई बहुत चमत्कारिक आंकड़े कश्मीर से नहीं आएंगे, लेकिन सकारात्मक रुख और नजरिया बीजेपी का जरूर दिख रहा है कश्मीर में भी। चलिए शहनवाज जी, वक्त कम है इसलिए हम चर्चा को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद शहनवाज जी। लेकिन इतना तो अच्छा है, मेरी तरफ से बधाई, कम से कम कश्मीर जाकर झंडा फहराने की आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हुई, और इससे बड़ी बात एक हिंदुस्तानी के लिए और क्या हो सकती है। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बने हुए हैं लगातार डीडीसी चुनाव के रुझान लगातार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। किस जिले में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर आगे चल रही है ये भी आपको बताएंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।